Good morning students. So our next topic is group number 15. So group 15 contains 5 elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. ठीक है, तो नाइट्रोजन, अब इन सब का एटॉमिक नंबर जो हमें पता नहीं चाहिए और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? हम किस टर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सी लिखनी है? जो जिस एलिमेंट के ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मान लो हमें लिखनी है फॉस्फोरस की, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15। तो उस 15 से जो पहले वाली, ठीक है, क्या होगी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 15 से पहले कौन आता है? नियोन आता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो हम इसको किसकी टर्म में लिखेंगे? नियोन की टर्म में। अगर नाइट्रोजन की लिखनी होती तो 7 से पहले, 7 क्या नाइट्रोजन का, 7 का एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो 7 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम, तो इसे हीलियम की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, बिस्मिथ है, बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर 83 है, और हमें पता है 83 से पहले कौन सा आता है? जीनॉन, 54 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल की बात करें तो जनरल की क्या होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद NH2NP3। ठीक है, इसमें क्या होता है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, किसकी? नाइट्रोजन फैमिली की, मीन्स ग्रुप नंबर 15 की। तो अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हमें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट है एटॉमिक एंड आयनाइक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनाइक रेडियाई होती है जो ग्रुप 15 की, वो क्या होती है? स्मॉलर होती है देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन से थे? जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये हमारे ग्रुप नंबर 15। और 14 जो हमने कल स्टडी किया था वो था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये क्या है? ग्रुप 14 के। तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? स्मॉलर होती है। किससे? ग्रुप 15 से, मीन्स कार्बन की नाइट्रोजन से, सिलिकॉन की ज़्यादा होगी फॉस्फोरस से, आर्सेनिक की होगी जर्मेनियम से कम, एंटीमनी की टिन से कम, और बिस्मिथ की लेड से कम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ग्रुप नंबर 13 टू, मैंने बताया ग्रुप नंबर 14 टू 15 मूव करेंगे, तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या करता है? साइज़ डिक्रीज़ करता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज़। तो एटॉमिक साइज़ होता है जो रेडिएटिव, वो क्या करती है? हमारी डिक्रीज़ करती है। सेकेंड इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या करता है? डाउन द ग्रुप अगर बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाएंगे। नेक्स्ट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बताएंगे? अब हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी को हम किससे बताते हैं? जेड इफेक्टिव से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मीन्स जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसका जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मीन्स आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन, उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमें पता है ग्रुप नंबर 14 और 15 में, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो और साइज़ भी क्या इनका? छोटा। साइज़ क्या है? ग्रुप 15 का छोटा और 14 का क्या है? बड़ा। तो स्मॉल साइज़ और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने के कारण, इन दो फैक्टर्स के कारण, ठीक है, किसके कारण? क्या है? ग्रुप 14 और 15 में जेड इफेक्टिव क्या है? ज़्यादा। ठीक है, और क्या है? साइज़ क्या है? स्मॉल। तो इन दो फैक्टर्स के कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? इनकी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या आती है? ज़्यादा। और साथ में NH2NP3 है, वो भी क्या? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, देयरफॉर उनकी क्या आती है? हायर आयनाइजेशन एनर्जी। और जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हम, कहाँ? डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज़ हमारा इंक्रीज़ करेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। ये जो दो फैक्टर हैं ये क्या कर जाते हैं? ओवरवे कर देते हैं, देन ओवरवेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज।
फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने जब यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लास्ट सेमेस्टर में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी बॉन्ड में दो एटम्स है ए और बी, तो किसी भी एटम की टेंडेंसी उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ बताओ अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बताएंगे। अब ग्रुप 15 और 14 का कंपैरिजन चला हुआ है, एक डाउन द ग्रुप, दो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ क्या है, स्मॉलर साइज़ है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या है उनका, ज़्यादा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा और साइज छोटा है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। मीन्स ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हम, डाउन द ग्रुप साइज़ हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट, साइज़ बड़ा हो गया, बड़ा साइज़ है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कम हो जाएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। कहाँ, डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, इनके पास क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 है, NH2 NP3। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या शो करेंगे, क्या शो करना चाहिए इन्हें, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या है, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। बट जो लॉस होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स का वो डिफ़िकल्ट है ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना क्या है, डिफ़िकल्ट। तो वो क्या नहीं शो करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स को बाय लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स वो फॉर्म नहीं करेंगे। मीन्स वो क्या नहीं शो करेंगे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बट साथ में वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बट जो गेन होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स का वो भी एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। फिर भी वो क्या शो करते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं कुछ केसेस में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का है, फॉस्फोरस का है, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में N3 नेगेटिव, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नाइट्रोजन, 3 करेगा फॉस्फोरस, 2 कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने अभी क्या बताया कि जो नाइट्रोजन है फॉस्फोरस वो क्या शो कर सकता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना ये भी एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, बट ये फॉर्म होता है किस केस में, सिर्फ उन केस में जहाँ पे जो मेटल है जिसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा वो क्या ना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है और मैग्नीशियम क्या होता है 2 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा Mg3N2। वैसे ही कैल्शियम के लिए बना सकते हो ना, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है 3 नेगेटिव, और कैल्शियम क्या +2, तो क्या हो जाएगा Ca3P2। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना एक बार। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा, पता चल गया कि बाय लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस तो क्या है, डिफ़िकल्ट है ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। मीन्स आयनिक फॉर्म में अगर वो है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होगा। ठीक है, जहाँ मोस्ट प्रोबेबल यही है। और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बट ये भी कुछ केसेस में एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। बट फिर भी वो किसी ना किसी एक आधे केस में क्या शो करता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो गेन कर लेता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को। बट कंडीशन क्या है, जब वो गेन करेगा वहाँ पे जो मेटल एटम होगा वो क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना मेटल एटम, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा टेंडेंसी इसके इलेक्ट्रॉन को देने की, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन लेने ही लेने पड़ेंगे, और ये क्या शो करेगा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन एडिशन टू -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो और क्या शो करता है, +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है और 5 ऑक्सीडेशन का भी लॉस कर सकता है। बट जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन शो करता है, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस का जैसे PF5 है, PCl5, ये क्या शो करेंगे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट।
और +3 कौन शो करता है, PCl3 एंड PF5। और नाइट्रोजन है वो क्या शो करता है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5 इन इट्स हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स ऑक्सो एसिड। नाइट्रोजन क्या हाइड्राइड्स में कुछ है, ऑक्साइड्स में कुछ है, ऑक्सो एसिड में अलग है। तो नाइट्रोजन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है -3 to +5। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, कंपाउंड लिया अमोनिया। अमोनिया क्या है, NH3, तो 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है -3, तो -3 ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन N2H4, हाइड्रोजन H4 वैसे तो 1 पॉजिटिव होता है, तो 4 पे 4 पॉजिटिव, तो N के ऊपर 4 नेगेटिव, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। तो हाइड्रोजन में क्या होती है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। N2 क्या है, एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है, न्यूट्रल, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज N2O। नेक्स्ट क्या है, N2O। तो N2O में क्या हो जाएगा बताओ, N2O में ऑक्सीजन है, क्या होता है 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव। ठीक है। NO मतलब ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो इस पे नाइट्रोजन पे क्या होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। N2O3 तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज कर दो ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाली वैल्यूज़ क्या कर जाती है, चेंज कर दो क्रॉस में। N2O4 की बात करें, N2O4 तो देखो अब ये 2 तो ऑक्सीजन का हो गया 2 नेगेटिव, तो इसके यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा +4। ठीक है। वैसे ही N2O5 में नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा +5 और ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट इज मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर में क्या है, मेटेलिक करेक्टर में हम बताएंगे कि जो डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या करता है हमारा, तो ग्रुप 15 और 14 की अगर बात करें तो 15 में क्या होता है, हमने देखा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ग्रुप 15 की, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या है, कम है। ठीक है। कम टेंडेंसी मीन्स ये क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स क्या होंगे, लेस मेटेलिक। ग्रुप 15 के एलिमेंट क्या होते हैं 14 से लेस मेटेलिक, मीन्स वो क्या होते हैं 15 वाले नॉन मेटेलिक। अगर हम 15 में ही डाउन द ग्रुप की बात करें, किसके लिए, डाउन द ग्रुप 15 के लिए। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज़ क्या करता है हमारा इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करेगा इंक्रीज, मीन्स मेटेलिक करेक्टर भी क्या करेगा हमारा इंक्रीज। मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर सेम थिंग होती है। ठीक है। मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो क्या होते हैं नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड टिनी क्या होते हैं बोथ टाइप के करेक्टर शो करता है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, और जो बिस्मिथ होता है वो क्या होता है मेटल। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन वही है जो हम लास्ट उसमें पढ़ा था ग्रुप में। कैटिनेशन क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ। ठीक है। और कार्बन हमें पता है क्या शो करता है, मैक्सिमम कैटिनेशन। उसके अलावा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स भी क्या शो करते हैं, कैटिनेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का केस लेते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन ड्यू टू कैटिनेशन वो किस फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है NH2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है बॉन्ड ड्यू टू कैटिनेशन। ठीक है। एक होता है हाइड्रोजोइक एसिड N3H। ठीक है। N3H मीन्स N3 के ऊपर 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना, तो ये है हाइड्रोजोइक एसिड, इसमें भी नाइट्रोजन बॉन्ड है ड्यू टू कैटिनेशन। एक होता है हाइड्रोजोइक एसिड N3H लिखेंगे। ठीक है भाई। और एक अलग से बताया एजाइड आयन N3 नेगेटिव। ठीक है। इसमें भी 3 नाइट्रोजन बॉन्डेड होते हैं ड्यू टू कैटिनेशन। एक है फॉस्फीन। फॉस्फीन किसे बोलते हैं, फॉस्फीन होता है ये रहा डाइफॉस्फीन। डाइफॉस्फीन होता है P2H4 जिसमें 2 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय फॉस्फोरस बॉन्ड। तो लेस टेंडेंसी होती है ग्रुप 14 की टू शो कैटिनेशन इन कंपैरिजन टू कार्बन ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लास्ट लेक्चर में बताया था हमने कि जो कैटिनेशन होता है वो कैटिनेशन मीन्स क्या होती है, टू बॉन्ड विद इटसेल्फ, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। कोई भी ई लिख देते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट की टेंडेंसी। तो बताओ, तो ये बॉन्ड के ऊपर
तो जो कैटिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन है, उस वाले केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है 353। नाइट्रोजन वाले में कितनी है बॉन्ड स्ट्रेंथ, 163। फॉस्फोरस वाले में 201, आर्सेनिक वाले में 147। तो जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक है ग्रुप 15 है, इनकी क्या होती है, या ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, एलिमेंट के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये कम है, तो इनकी कैटिनेशन की टेंडेंसी भी क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी के बताओ, एलोट्रोपी क्या होती है, जो एलोट्रोपी होती है किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, डिफरेंट। तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ, नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ के जो फर्स्ट है और लास्ट है, बाकी के बच के जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स की फॉर्म में मिलते हैं एक से ज़्यादा। जैसे फॉस्फोरस का कौन सा होता है, वाइट रेड ब्लैक फॉस्फोरस एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक का और एंटीमनी का, इसका भी क्या होता है, एक येलो होता है और एक क्या होता है, ग्रे आर्सेनिक। वैसे ही बिस्मिथ का भी क्या होगा, येलो एंड सिल्वरी ग्रे। ठीक है, ये एलोट्रोप्स हैं। नाइट्रोजन के कौन से हैं, नाइट्रोजन तो एलोट्रोप की फॉर्म में नहीं मिलेगा, बिस्मिथ भी नहीं मिलेगा। कौन मिलेंगे, जो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी है। फॉस्फोरस मिलेगा वाइट रेड ब्लैक फॉस्फोरस, इंपॉर्टेंट है ये, आगे पढ़ेंगे हम, सिलेबस में है। नेक्स्ट इज एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी जो होता है हमारा नाइट्रोजन, वो क्या होता है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल और कलरलेस गैस होती है। डाई एटोमिक मीन्स नाइट्रोजन इज ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं। तो ट्रिपली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे इनकी क्या होती है, हाई बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी हाई होती है। तो हाई बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी होने के कारण जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो रिएक्टिविटी। तो नाइट्रोजन होता है N2 गैस होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, इनर्ट होती है, लेस रिएक्टिव। इनर्ट मीन्स नॉट रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई, और ये क्या हो जाएगी। हाउएवर जो टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, जो भी बताया, नाइट्रोजन क्या शो करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, वो सिर्फ नाइट्रोजन शो करता है, ट्रिपल बॉन्ड है जो भी है। ठीक है, जो अदर मेंबर्स है फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, वो क्या होते हैं, सिंगली बॉन्डेड होते हैं अपने एलोट्रोप्स में। ठीक है, यहाँ देखो, ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है टेट्राहेड्रल पी फॉर्म की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें क्या होगा, 4 फॉस्फोरस एटम्स, देखो ये रहा, 1 सेकेंड, ये वाला P4। ठीक है, इसमें 4 फॉस्फोरस एटम बॉन्डेड होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड, PP बॉन्ड। और जो 4 फॉस्फोरस हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और ईच फॉस्फोरस होता है बॉन्डेड टू 3 अदर फॉस्फोरस बाय सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड। इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड से। देयरफॉर ये कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, बट नाइट्रोजन है वो क्या, ट्रिपली बॉन्डेड है, और वो क्या करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं उनके इस टाइप से, तो वो क्या होती है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स पढ़ेंगे। हाइड्राइड्स में कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं, अमोनिया, फॉस्फोरस का फॉस्फीन, आर्सेनिक का आर्साइन, एंटीमनी का स्टिबाइन, और बिस्मिथ का बिस्मिथाइन। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और बॉन्ड एंगल के। तो बॉन्ड एंगल होता है, देखो एक है अमोनिया, 2 डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, इन्होंने जो केस लिया है ये वाला अमोनिया है, और एक मैं ले लेती हूँ फॉस्फोरस, उससे नेक्स्ट ही ले लेते हैं, क्या बड़ी बात होगी। अब बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल बताना हमें, ये 1 सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे यहाँ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल बताओ, ये वाला बॉन्ड एंगल, तो ये वाला बॉन्ड एंगल किसके डिपेंड करता है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन के क्लोज हैं, नाइट्रोजन के क्लोज हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में ये एंगल क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 1 सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दी, नाइट्रोजन है इस टाइप से हमारे ये हैं, और ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर,
अब यहाँ पे क्या है, NH3। अब बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, वो कहाँ होंगे, नाइट्रोजन के क्लोज। इस बॉन्ड के भी कहाँ होंगे, नाइट्रोजन के क्लोज, और इसके भी क्या होंगे, नाइट्रोजन के क्लोज। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। किस केस में, जहाँ पे ये सेंट्रल एटम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन का है। फिर नाइट्रोजन पे जाएंगे हम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या करती थी, साइज बढ़ने के साथ डिक्रीज। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, अब फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन से क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम है, तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे वो यहाँ नहीं होंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ प्रेजेंट ना होके कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे, देखो यहाँ फॉस्फोरस से दूर। तो अब इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर नहीं बोलेंगे, इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, रिपल्शन यहाँ पे कम कर जाएगी। रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम। रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एंगल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा भाई, ध्यान से, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जब NH3 से हम BiS3 पे जाते हैं तो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। आप एक बार देख लेना, ये यहाँ इन्होंने दिखाया भी है, ये 2 एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो बेसिक स्ट्रेंथ बता देना हाइड्राइड्स की, कैसे बताएंगे हम, लोन पेयर से। अब बताओ जो ये हाइड्राइड्स है इनके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। लोन पेयर प्रेजेंट है हाइड्राइड्स पे, तो क्या होगा, इनकी लोन पेयर है तो इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो ये क्या होंगे, लेविस बेस होंगे, तो इट मीन्स ये क्या होंगे, बेसिक स्ट्रेंथ होगी इनकी, ठीक है। लेविस बेस है तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी जो बेसिसिटी है वो बतानी है। अब यहाँ फर्स्ट तो है नाइट्रोजन जो स्मॉल साइज़ का है, और बाद में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का फॉस्फोरस आएगा या आर्सेनिक या फिर बिस्मुथ आएगा, जो भी आएगा। इनके साइज़ क्या कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कंसनट्रेटेड होगी, स्मॉल साइज रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, स्मॉल साइज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक। बट अगर नाइट्रोजन NH3 की जगह PS3 की बात करें तो फॉस्फोरस का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा। तो वहाँ पे जो लोन पेयर है वो किस रीजन में है, लार्ज साइज़ के में, तो वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं पर वॉल्यूम बड़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो देने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम। तो बेसिसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये इसका है, बता देना एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज करती है। नाइट्रोजन है, ठीक है। ये नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। NH3 है, ठीक है, हाइड्राइड्स की बात हो रही है। एक क्या है, बिस्मुथ का ले लो, तो एक बिस्मुथ है, एक नाइट्रोजन का केस है, तो बिस्मुथ का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा, और नाइट्रोजन का छोटा है तो हाइड्रोजन भी स्मॉल साइज़ का, तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। बिस्मुथ बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, तो ये बॉन्ड किस टाइप के हो जाएंगे, लार्ज साइज़ होने के कारण ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक टाइप के। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी हाइड्राइड्स की, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर मीन्स जो हाइड्रोजन दे दूसरे का रिडक्शन करे, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करी थी हमारी, डिक्रीज़ कर रही थी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। बिस्मुथ था, वो बॉन्ड क्या था, लार्ज, वो इजीली क्या दे देगा, H पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, बिस्मुथ वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करता है हमारा, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड्स की, वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप गए तो जो हाइड्राइड्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे अमोनिया के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 1 सेकेंड मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। अमोनिया है NH3, इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वैसे ही फॉस्फोरस है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, अमोनिया वाले में वैन डर वाल्स नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सॉरी भाई बाय मिस्टेक,
ना सिर्फ अमोनिया के केस में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और सभी में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उनके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बढ़ने से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, इनका जब साइज़ बढ़ेगा तो इन वाले में नाइट्रोजन को छोड़ के साइज़ बढ़ेगा, तो साइज़ बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेज हमारे इंक्रीज़ होते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। बट नाइट्रोजन का क्या होता है सबसे ज़्यादा, ऐसा क्यों होता है नाइट्रोजन का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। वैसे तो क्या होना चाहिए, अगर वैन डर वाल्स फोर्सेज की बात करें तो साइज़ बड़ा है तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे उल्टा होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता था फॉस्फोरस से, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में क्या था हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर होता है देन वैन डर वाल्स फोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, हैलाइड्स। तो हैलाइड्स को भी पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, वैसे एक दो बात बता देती जो इंपॉर्टेंट है। 2 सीरीज़ होती है हैलाइड्स की, एक होते हैं ट्राई हैलाइड्स, एक क्या होते हैं पेंटा हैलाइड्स। पेंटा हैलाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स तो होंगे ऑल एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, बट पेंटा हैलाइड्स को कौन फॉर्म करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स फॉर्म नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बेशक से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p3। 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसे क्या चाहिए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, अदर्स में तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में तो 2d नहीं होता है, कोई एम्प्टी डी नहीं है जिसमें इस इलेक्ट्रॉन को भेज के और क्या बन जाए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए वो पेंटावैलेंसी शो नहीं करेगा। बट जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, इन सभी में क्या आता है वैकेंट 3d, तो ये इलेक्ट्रॉन उस 3d में चला जाएगा और क्या हो जाएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या शो कर देगा पेंटावैलेंसी। उसके बाद है ट्राई हैलाइड्स। तो ट्राई हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MX3 होगा, ठीक है। कोवलेंट होंगे और पार्शली क्या होंगे, आयनिक होंगे, और डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज़। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कोवलेंट करेक्टर निकालेंगे, फिर उसका रिवर्स क्या होता है आयनिक करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, और पोलराइजेशन को फैजान्स रूल ने बताया था, कैटायन का साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल, और जो एनायन है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। कैटायन का साइज़ क्या होता जा रहा है, बड़ा साइज़ है कैटायन का, तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम कोवलेंट करेक्टर होगा। आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उल्टा ही है फैजान रूल से। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो कैटायन का साइज़ बड़ा है, कैटायन का साइज़ छोटा होता है तो क्या होता है कोवलेंट करेक्टर, अगर बड़ा है तो आयनिक करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, और है तो BiCl3 BF3 क्या होती है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक, क्योंकि बिस्मिथ के हैं, बिस्मिथ लार्ज साइज का कैटायन है, वो क्या फॉर्म करेगा, आयनिक। ट्राई हैलाइड्स होते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है इनकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। और ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ BiF3 विच इज़ आयनिक। वैसे तो ट्राई हैलाइड्स कोवलेंट होते हैं, बट बिस्मिथ का ही क्या होगा, आयनिक होगा। नेक्स्ट इज़ पेंटा हैलाइड्स। तो पेंटा हैलाइड्स में आप ये एक बार रीड आउट कर लेना, पेंटा हैलाइड्स में क्या होंगे, PX5, 5 बॉन्ड बना रखे, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d, और क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और पेंटा हैलाइड्स थर्मली लेस स्टेबल होते किससे, ट्राई हैलाइड से। और PCl5 है तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl5 आयनिक फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, 1 + PCl5, तो इसके 2 बना दो, एक तो बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेने इसके, एक बनेगा PCl4 और दूसरा पॉजिटिव, दूसरा क्या बन जाएगा PCl6 नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही जो दूसरे हैं उनके लिए भी बता सकते हैं, जैसे PBr5 बता दिया मैंने, वैसे ही PIF, ये भी क्या होता है, PIF किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PIF तो एग्जिस्ट करेगा PI4 पॉजिटिव और I नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और जो PCl5 है हीटिंग के बाद डिसोशिएट करके ट्राई हैलाइड दे देता है। ये रिएक्शंस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट का बता नहीं सकते, बट जो टॉपिक बताया मैंने इंपॉर्टेंट है उनमें से 100% आता है। आज ये भी इंपॉर्टेंट कराया है, कौन से वाला, हाइड्राइड्स का, बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग करेक्टर, ठीक है। और एलोट्रोपी के ये ना फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप्स जो आगे डिस्कस करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड्स में जो बॉन्ड एंगल स्टडी किया है इधर, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्या रहता है भाई, बस ये जो कर लेना जो आज के लिए कराया, इतना काफ़ी है।